तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अपन ने 15 लेक्चर उसके कंप्लीट किए हैं, बट उसमें जो अपन ने क्वेश्चंस किए हैं ना वो सफिशिएंट नहीं है आपको कॉन्फिडेंट में आने के लिए। तो आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका इंटीग्रेशन इंप्रूव होता हुआ जाएगा। तो मैं डीपीपी डेली अपलोड कर रहा हूँ, कम्युनिटी टैब में जाके सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे ताकि आपको डाउट पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे के सारे क्वेश्चन इनडेफिनेट वाले ही हैं और रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई मेन में भी आता है, जेई एडवांस में भी आता है। इसका जो एप्लीकेशन है एरिया अंडर द कर्व, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की बेसिक से मैं एकदम ले लेता हूं, बाकी जो बेसिक डेफिनेशन वाला पार्ट है कोई नहीं पूछता है। तो देखो फटाफट से कंप्लीट करके आगे चलते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वहां पे रुकेंगे, वहीं पे अच्छे से बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx, ठीक है। ये शो क्या करता है, y इक्वल्स टू fx होता है ना। तो सपोज करो ये अपना x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस हुआ, तो ये y इक्वल्स टू fx का एक कर्व जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये y इक्वल्स टू क्या है, fx का ग्राफ है। ये x इक्वल्स टू a वाली लाइन हुई और ये x इक्वल्स टू b वाली लाइन हुई। तो जो इंटीग्रेशन a से b fx dx जो होता है ना, y इक्वल्स टू fx और लाइन x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b और x एक्सिस, a की x एक्सिस भी तो है ना, इससे बाउंडेड एरिया के अलजेब्रिक सम को शो करता है, ठीक है। इससे बाउंडेड एरिया के अलजेब्रिक सम को शो करेगा, है ना। मैं लिख वगैरह कुछ नहीं रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं। अब देखो जो अलजेब्रिक सम है ना वो नेगेटिव भी होता है, तो यहाँ पे एरिया पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक समझ आया होगा होता क्या है। ये हुआ, ये पहली बात हुई अपनी। अब इसको ये जो चीज है ना कि कर्व में किस टाइप से, ग्राफ में किस टाइप से हुआ, ये अपन और अच्छे से पढ़ेंगे, पर किस में, एरिया अंडर द कर्व में, जो इसके बाद वाला चैप्टर होगा उसमें मैं ये सारी चीज आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए बेसिक देख लेना। जैसे ये ऐसा हो a से b fx dx, a से b fx dx, तो ये इसका मतलब क्या है, fx x और लाइन x इक्वल्स टू a और लाइन x इक्वल्स टू b और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया को ये शो करेगा, ठीक है। अगर सर ऐसा हो जाता a से लेके b fy dy, तो क्या होता, तो कर्व, तो इधर इस बार जो है ना कर्व ऐसा बनता अपना, ये y इक्वल्स टू a लाइन हो गई, ये y इक्वल्स टू b लाइन हो गई, है ना। ये क्या हुआ, ये fy हुआ। तो ये कर्व जा रहा है अपना, ये y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b और y एक्सिस से बाउंडेड एरिया को शो करेगा, ये इस वाले एरिया को शो करेगा, ठीक है। अगर ये होता तो ये बेसिक सी सिंपल सी चीजें हैं। ये सब अपन जो है ना डिटेल में एरिया अंडर द कर्व में पढ़ेंगे। अभी आपको बस ये वाली बात ध्यान रखनी है कि हाँ ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, अलजेब्रिक सम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वन लूप एरिया ऑफ sin x cos x इज 2 यूनिट, ठीक है। ये पॉइंट सीधे ही गले में उतार लो। एक लूप का एरिया sin x cos x का कितना होता है, 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्क्वायर आएगा 2 स्क्वायर यूनिट, जो भी हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, जो भी हो स्क्वायर यूनिट में होगा, है ना। और अगर वो पॉजिटिव हुआ, लूप अपर हुआ तो पॉजिटिव आएगा, नीचे हुआ तो नेगेटिव आएगा। कि सर इसको प्रूफ करके बताओ, तो 0 से लेके पाई। एक लूप का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो ये sin x का ग्राफ हुआ, मतलब ये वाला आंसर 2 देगा और ये -2 देगा। एक लूप का एरिया, तो 0 से लेके पाई एक लूप बन गया, पाई से लेके 2 पाई ये क्या है, दूसरा लूप है, ठीक है। ये क्या है अपना दूसरा लूप है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, -2 आंसर आ रहा है, यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है। तो 0 से लेके पाई वाली बात कर रहे हैं अपन अभी, तो आंसर 2 आना चाहिए, क्योंकि ये तो अपन बोल चुके हैं पहले कि एक लूप का एरिया कितना होगा, 2 होगा, तो आंसर 2 आना चाहिए। 0 से लेके पाई sin x dx का सॉल्व करो। sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है, अपर लिमिट 0 से लेके पाई, है ना। और देखो ये है क्या, इसमें प्लस सी नहीं आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं आएगा। अब आपने sin x का इंटीग्रेशन लिख दिया माइनस का cos x। अब उसमें क्या करते थे अपन, ये लिमिट नहीं होती थी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं होती थी। इसको अपन अपर लिमिट बोलते हैं, इसको अपन लोअर लिमिट बोलते थे। बस वहां पे प्लस सी एक कांस्टेंट लगा देते थे, पर यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट नहीं लगेगा, अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे।
तो आप ऐसा कर सकते हो, माइनस को तो पहले ही बाहर निकाल देते हैं अपन, है ना। मैंने माइनस को पहले से बाहर निकाल दिया। अपर लिमिट क्या होगा, cos पाई माइनस cos 0, ये हुआ। cos पाई का आंसर कितना होता है, -1, तो ये होता है -1 और ये माइनस cos 0 का वैल्यू 1, तो ये -2 हुआ। -2 इंटू -1 कितना हुआ, 2। तो क्या बोला अपन ने, वही तो बोला था जो लिखा अभी यहाँ पे कि सर मेरे को तो समझ नहीं आया, आप दूसरा वाला भी -2 प्रूफ करके बताओ। तो इस बार अपन ने क्या किया, पाई से लेके 2 पाई तक ले लिया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, वही cos sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, प्लस सी नहीं लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो लोअर लिमिट है पाई, अपर लिमिट है 2 पाई। तो जैसा पहले किया था, माइनस को तो मैं बाहर लिख देता हूँ। अपर लिमिट कितना होगा, तो x की जगह 2 पाई पुट करो, तो cos ऑफ 2 पाई माइनस cos ऑफ पाई, cos ऑफ पाई। ये मैं यूं ही बता रहा हूँ आपको, सीधा ये वाला पॉइंट याद रखना है। ये तो क्या है, आपको पता चल जाए कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, इस वजह से मैं 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी ये करवाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद रखना है। cos 2 पाई का आंसर तो 1 होता है, cos 2 पाई 1 हुआ, माइनस ये 1 होता है, cos पाई -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, तो अंदर 2 बना, ये माइनस क्या कर देगा उसको, माइनस का 2। ठीक है, तो समझ आया होगा, ये 2 देगा, ये -2 देगा। कि सर साइन में तो हुआ, cos में कैसे होगा, तो ये cos का ग्राफ होता है, देखो ये cos का ग्राफ होता है, ऐसे जाता है, तो ये वाला 2 है, ये -2 है, अगेन 2 -2, ऐसे एक एक लूप का एरिया। पॉजिटिव में है वो x एक्सिस के ऊपर है तो 2 होगा, x एक्सिस के नीचे है तो -2 होगा। ठीक है, ये बात आपको याद है। अब इस पे बेस देखो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और 1-2 क्वेश्चन IIT में भी पूछे गए हैं, तो उस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अब सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आ जाता, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई sin x dx। अब अपन को पता है ना कि 0 से लेके पाई में कितना होता है आंसर, 2। 0 से लेके पाई में 2 होता है और 0 पाई से लेके 2 पाई में -2 होता है, दोनों को ऐड करोगे तो 2 - 2 कितना हो गया, 0। तो इसका आंसर 0 से लेके 2 पाई मतलब 2 और -2 कितना हो गया, 0। तो सीधा ही आंसर कितना आएगा, 0। अब सॉल्व करके देखना हो तो कर लेना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे सीधा ही आंसर कितना आएगा, 0। अब देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2007 sin x dx। अब अपन को पता है ना 2 पाई तक 0 हो जाएगा, 4 पाई तक 0 हो जाएगा, 6 पाई तक 0 हो जाएगा, 8 पाई तक 0 हो जाएगा, 10 पाई तक 0 हो जाएगा। तो जो 2 का कोफिशिएंट है ना, मतलब 2n टाइम्स तक वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0 से लेके 2006 पाई, है ना। आप लिमिट अलग अलग कर सकते हो, अभी अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें समझ आएगा आपको। sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 2006 से 2006 पाई से 2007 पाई। तो देखो ये तो इवन पाई हो गया, मतलब ये तो क्या दे देगा, 0। बाकी यहाँ पे क्या होगा, ये 2007 से 2006 1 पाई बचा। अब 1 पाई का आंसर कितना हो जाता है, अपना पॉजिटिव वाला लूप ही होगा ना, क्योंकि 2006 तक लूप कंप्लीट हो गए। तो 2007 वाला जो लूप होगा ना 2000 वो ऊपर ही जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा अपना 2। ठीक है, इसके बाद वाला देखो जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन पाई से लेके 10 पाई, यहाँ पे मोड sin x लगा दिया। अब देखो मोड sin x जो है ना उसका ग्राफ नीचे तो जाता ही नहीं, सारे लूप ऊपर बनते हैं, मतलब ये देखो ये बनेगा, ये बनता है मोड sin x का ग्राफ, नीचे वाले कर्व भी कहाँ आते हैं, ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन, ये कितना है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 10 पाई तक बोल रहा है। और कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पाई से स्टार्ट कर रहा है, तो पहला वाला लूप नहीं बनेगा। इतने लूप बन रहे, कितने लूप बन रहे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लूप बन रहे हैं। 9 के 9 पॉजिटिव में है, x एक्सिस से ऊपर है, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 2 × 9 विच इज 18 स्क्वायर यूनिट, सीधा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा क्या है। तो ये पहला वाला पॉइंट तो याद नहीं रखोगे तो भी मैं आपको बाद में वापस से याद करवा दूंगा। दूसरा पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या है, sin x और cos x के एक लूप का आंसर, एक लूप का एरिया कितना होता है, 2 स्क्वायर यूनिट। अब वो जो लूप है वो पॉजिटिव में बना है तो 2 होगा, नेगेटिव में बना होगा तो -2 होगा, क्योंकि अपन अलजेब्रिक सम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। आगे कुछ और क्वेश्चन है 2-4, वो अपन और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन पाई से लेके 4 पाई sin x dx। अब ग्राफ बना लो सीधा, ये
और ये 0 पाई 2 पाई है ना, 3 पाई और ये 4 पाई यहीं पे हो गया ना, ये बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक था पहले। ठीक है, ये हो गया 0 से लेके 4 पाई तक का ग्राफ बना दिया मैंने। कहाँ से बोल रहा है, पाई से लेके 4 पाई तक के लिए बोल रहा है, तो इसको हटा दो तो ये देगा -2, ये 2, ये -2, तो ये तो बैलेंस हो गए 0। कितना आंसर आ गया, -2 सीधा। बाकी अगर आपको लिखना है तो cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के सॉल्व करना, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 लिमिट है sin की पावर 4x इंटू cos x dx। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा वैसे आगे करवाना चाहिए था मेरे को, बट मैंने यहीं पे ले लिया इसको। अब देखो कैसे t सपोज करके सॉल्व करेंगे, जैसे लिमिट भूल जाओ तो अपन sin x को t सपोज करते, cos x dx dt में चला जाता, वैसे तो सॉल्व करते, तो अभी लिमिट को भूल जाओ। तो मैंने क्या किया, sin x को t सपोज किया, cos x dx किस में चला जाएगा, dt में, तो ये dt में चला गया। इंटीग्रेशन क्या बना, 0 से लेके π/4। अब देखो यहाँ पे दो रास्ते हैं, यहाँ पे दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, अब देखो ये जो चीज है ना, मैं यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूं, मैं हर क्वेश्चन में इसको नहीं समझाऊंगा। अब अपने पास दो रास्ते होते हैं, जब भी अपन यहाँ पे टी पुट कर देते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। मैंने किसी भी फंक्शन को टी सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, तो अभी dt आएगा ना, तो लिमिट भी या तो dt की लगेगी या फिर लिमिट x की रहेगी। अभी ये किसकी लिमिट है, ये x की लिमिट है, लास्ट में dx आ रहा है ना, मतलब ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। अब अपने पास दो रास्ते हैं, या तो कीप द लिमिट या फिर चेंज द लिमिट। चेंज द लिमिट, या तो अपन लिमिट को रखें साथ में x की लिमिट ही रखें, या फिर अपन लिमिट को चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे होगा कि सर कीप द लिमिट में क्या है, तो मैं ऐसा का ऐसे लिख रहा हूं, 0 से लेके π/4 कितना हुआ, t की पावर 4 dt ये होगा। इसका इंटीग्रेशन t की पावर 5/5 0 से लेके π/4। अब देखो अभी मैं t की जगह π/4 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि π/4 तो किसकी लिमिट है, x की। तो t की जगह पहले क्या पुट करो, x पुट करो, तो ये कितना होगा, ये हुआ अपने पास t की जगह क्या है, sin x, तो sin x की पावर 5/5 ऐसा है। अभी ये लिमिट क्या है, 0 से लेके π/4। अभी अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब sin π/4 की पावर 5/5 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे 0 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो एक रास्ता तो ये है। अब sin π/4 कितना हुआ, sin π/4 45 1/√2 होगा, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2 रूट पावर 5 है ना, तो 4 इंटू 5 इंटू √2 ये आएगा 4√2 इंटू 5 मतलब 20√2 मैंने सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, 20√2 ये अपना आंसर आया। कि सर दूसरा वाला रास्ता क्या है, दूसरा वाला रास्ता ये है कि अपन ने अगर मतलब अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दिया है ना, फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो वहीं पे लिमिट चेंज कर दो। देखो x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू 0 है, तो वहां पे t इक्वल्स टू क्या होगा, sin 0 मतलब 0, और जब x इक्वल्स टू π/4 है तो वहां पे t इक्वल्स टू कितना होगा, sin π/4 इक्वल्स टू 1/√2, तो या तो 1/√2 होगा वो। ठीक है, तो ये आ गया। अभी लिमिट चेंज करनी है तो 0 से लेके, अब 0 से लेके π/4 नहीं पुट करेंगे अपन, 0 से लेके 1/√2 पुट करेंगे। ये t की लिमिट है, t की पावर 4 dt कितना हुआ, वही t की पावर 5/5 0 से लेके 1/√2। अब आपको x की लिमिट है ये चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप साथ साथ लिमिट चेंज करते हुए आ रहे हो। तो यहाँ पे सीधा क्या होगा, 1/√2 का की पावर 5/5 माइनस 0 पुट करते हैं 0। सेम आंसर आएगा दोनों केस में, कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर सेम आता है। आपको समझ आया होगा, देखो क्या हुआ है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना स्टार्टिंग से ही, या तो इस रास्ते पे चलना या फिर इस रास्ते पे चलना। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी जब मर्जी होती है वो इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, कभी मर्जी होती है, कभी लिमिट चेंज कर देते हैं, कभी लिमिट चेंज नहीं करते, ऐसा करते हैं वो। बट आप ध्यान रखो कि आपको हर बार लिमिट चेंज करनी, क्योंकि देखो अगर सपोज करो आपने कुछ क्वेश्चन इस वाले मेथड से कर दिए है ना, और फिर आपने एक क्वेश्चन पे आप इस पे आ गए, तो आप ये क्या करोगे, यहाँ पे t की जगह π/4 पुट कर दोगे, तो वहीं पे गलती हो जाएगी, क्योंकि ये π/4 किसकी जगह पे आएगा, x की जगह पे, t की जगह पे नहीं आएगा ये।
तो दोनों मेथड ध्यान रखना किस टाइप से सॉल्व हुआ, आंसर दोनों का सेम है, दोनों में से एक रास्ता पकड़ लो, सारे क्वेश्चन उसी रास्ते से सॉल्व करना जो भी आपको इजी लगता है। अगर आप मेरा पूछोगे कि सर आप किस टाइप से सॉल्व करते हो, तो मेरा जो मेथड है वो पहला वाला है। मैं लिमिट चेंज नहीं करता हूं, लास्ट में एक साथ आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो, या फिर वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। देखो थोड़े बहुत कुछ एक ही क्वेश्चन होते हैं जिस पे डिपेंड करता है, बाकी आप एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों मेथड अच्छे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन log 2 लोअर लिमिट है, log 2 से लेके x dx अपॉन रूट ओवर e की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू π/6 है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा कांस्टेंट आता है एक, तो ये π/6 दिया हुआ है, तो फिर इसने पूछ लिया x की वैल्यू क्या होगी, x का आंसर क्या होगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया था, ये ट्रिपल में आया था ये क्वेश्चन। तो देखो अपन को करना क्या है, इसको सॉल्व करो। इसका आंसर क्या है π/6, तो पहले तो मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब देखो बस कुछ नहीं हुआ है, अपन को रूट ओवर 1 अपॉन रूट ओवर e की पावर x माइनस 1 को सॉल्व करना है। जो पुराना जैसा इंटीग्रेशन है ना वही है ये, तो सॉल्व करो। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ये log 2x, तो मैंने e की पावर x dx अपॉन e की पावर x इंटू रूट ओवर e की पावर x माइनस 1 ऐसा लिख दिया इसको। अब e की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर पुट कर दो, तो e की पावर x dx इक्वल्स टू 2t dt हो जाएगा, या फिर कुछ और तरीका आपको कॉमन लेके करना हो तो वैसे भी कर सकते हो। तो ये किसमें चेंज हुआ, इंटीग्रेशन लॉग। अब देखो मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं लास्ट में पुट करूंगा। अभी x की लिमिट है, x इसकी जगह क्या आ जाएगा 2t dt अपॉन e की पावर x की जगह टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये रूट ओवर टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हुआ t, तो बाद 2 बाहर आ जाएगा। कितना बना ये tan इनवर्स t बनेगा log 2 से लेके x, पर ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है, तो x t की जगह पुट करो x, तो यहां से t इक्वल्स टू कितना होगा रूट ओवर e की पावर x माइनस 1। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट ओवर tan इनवर्स रूट ओवर e की पावर x माइनस 1, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो log 2 और ये x इक्वल्स टू π/6 है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आ गया है ना, क्योंकि मैंने t की जगह क्या पुट कर दिया है e की पावर x माइनस 1, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। तो अभी x पुट करो, तो x पुट करते हैं, तो e की पावर x की जगह क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा 2 tan इनवर्स रूट ओवर e की पावर x माइनस 1, ठीक है, ये हुआ। और माइनस log 2 पुट करते हैं यहाँ पे, देखो tan इनवर्स रूट ओवर log 2 पुट करते हैं e की पावर log 2, ये बनेगा बेस e है, तो ये तो क्या हो गया 1 हो गया, कितना बचा 2, तो 2 माइनस 1 है ना, 2 माइनस 1 रहेगा, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, तो ये रूट के अंदर 1 बनेगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधा यहाँ पे 1 लिख रहा हूं। समझ आ गया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। इसका आंसर कितना होना चाहिए π/6 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, इस 2 को उधर भेज दो तो π/12 हो जाएगा। अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, tan इनवर्स रूट ओवर e की पावर x माइनस 1 माइनस tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है अपन ने। tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 इक्वल्स टू π/12 हो गया। ये π/6 था, ये 2 डिवाइड किया तो π/12, अब π/4 को ऐड कर दो उधर, तो आंसर आता हुआ दिख जाएगा आपको। कितना हुआ ये tan इनवर्स रूट ओवर e की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू π/12 प्लस π/4। अब 12 एलसीएम होते ही यहाँ पे कितना हुआ 4 π/12, तो tan इनवर्स रूट ओवर e की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू π/3 होगा। ये 4 π/12 मतलब π/3 एलसीएम लोगे, देखो जब आप यहाँ पे, तो ये हुआ पाई प्लस 3π अपॉन 12, तो ये 4 π/12 मतलब 4 π/12 मतलब π/3 ये आ गया, तो यही हुआ। tan इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा 10 π/3, तो रूट ओवर e की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 10 π/3, 10 π/3 मतलब 1060 की का आंसर कितना होता है रूट ओवर 3, 0 1 अपॉन रूट 3, यस रूट ओवर 3 होता है, यस। तो रूट ओवर e की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू रूट ओवर 3, स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे कितना हुआ e की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 3
e की पावर x इक्वल्स टू 4, एंटी लॉग ले लेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास x इक्वल्स टू क्या हुआ e की पावर 4, नहीं ये क्या किया मैंने, 2 log 2 आंसर आएगा, है ना, पता नहीं क्या कर दिया था। देखो इधर दोनों तरफ log ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा log e की पावर x इक्वल्स टू log 4, यहाँ पे बेस e है, तो अभी ये कितना हो गया 1, बेस और नंबर सेम है तो ये 1 हो गया, कितना बचा ओनली x इक्वल्स टू कितना log 4, मतलब 2 log 2, तो फाइनल आंसर कितना हुआ x इक्वल्स टू 2 log 2। बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और ये छोटा सा, ये भी पूछा गया था एग्जाम में, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे वालिस थ्योरम, ठीक है। वालिस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो काफ़ी हेल्प भी करती है आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नाउ द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 d/dx ऑफ tan इनवर्स 1/x होल dx, इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है अपने पास, लिमिट क्या है -1 से लेके 1 d/dx ऑफ tan इनवर्स 1/x dx। तो देखो d/dx ऑफ tan इनवर्स 1/x करना पड़ेगा, तो tan इनवर्स 1/x का डिफरेंशिएशन, तो 1/1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यही हुआ। tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x की जगह क्या आ गया 1/x, तो मैंने x की जगह 1/x पुट कर दिया, ये हुआ। अब 1/x का फिर से -1/x स्क्वायर, तो इनटू -1/x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू -1/x स्क्वायर, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, -1/1 प्लस x स्क्वायर अपना डिफरेंशिएशन आया इसका, मतलब ये सॉल्व हो गया। तो इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 -1/1 प्लस x स्क्वायर dx, ये बना, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आया, क्या बना tan इनवर्स x -1 से लेके 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस tan इनवर्स 1 मतलब π/4 माइनस tan इनवर्स -1 मतलब -π/4, है ना, -π/4 ऐसा बनेगा। तो फाइनल आंसर कितना हो गया अपने पास, फाइनल आंसर हो गया -π/2, ये π/4 प्लस π/4 π/2 बना लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं -π/2। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको पता चल गया किस टाइप से सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, वालिस थ्योरम स्टार्ट करते हैं अभी। तो अभी अपना नेक्स्ट टाइटल है वालिस थ्योरम। बाकी आप ये देखिए कि सर आपने इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों करवाया, तो ये देखो अगर सपोज करो ये लिमिट नहीं होती, -1 से 1 नहीं होता, तो सीधा ही आंसर क्या लिख देते कि सर ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हुआ, tan इनवर्स 1/x आंसर आ जाता, ऐसे ही तो करते हैं अपन। बट यहाँ पे अपन सीधा लिमिट की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, ये देखो इस वजह से अपन को पहले इसको सॉल्व करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 0 पे ये जो tan इनवर्स 1/x है ना, ये नॉट डिफाइन होगा, अंदर इनफाइनाइट बनेगा, और जो x इक्वल्स टू 0 है -1 से 1 के बीच में आता है, इस वजह से अपन डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, मतलब दोनों को अपन डायरेक्ट हटा नहीं सकते थे, अपन को पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, इस वजह से अपन ने पूरा सॉल्व किया है उसको, ठीक है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। अब आगे चलिए, वालिस फॉर्मूला। अब देखो वालिस फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, वालिस फॉर्मूला है ना। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें 2 केस है अपने पास। केस 1 क्या है, केस 1 जब इंटीग्रेशन साइन की पावर nx dx हो 0 से लेके π/2, या फिर इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 cos की पावर nx dx हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की जगह बस 1 नहीं होना चाहिए, है ना। मैंने 1 को हटा दिया, वहां से रिमूव कर दिया, क्योंकि अगर n इक्वल्स टू 1 हुआ तो अपन नॉर्मल वे में सॉल्व कर लेंगे ना, फिर ये अप्लाई करने की क्या जरूरत पड़ेगी, 2 या 2 से अधिक हो तभी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसमें होगा क्या सीधा आंसर, अब इसमें सीधा ही आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो सीधा आंसर when n equals to even and when n equals to odd, जब n equals to even होगा तो क्या करना है, n into n-1 upon n-2 n-3 n-4
n-5, ठीक है, इस टाइप से चलता हुआ जा रहा है जब तक लास्ट में 1/2 नहीं बच जाता। 1/2 बचेगा अगर n इक्वल्स टू इवन है तो, और इंटू π/2 अपन को लास्ट में करना है, ठीक है। तो ये है मेथड किसका, जब n इक्वल्स टू इवन हो। कि सर जब n इक्वल्स टू ऑड होगा तो n इंटू n-1, n-2, n-3, सिमिलर वे में n-4, n-5 है ना, ऊपर ऑड सब्ट्रैक्ट होंगे, नीचे इवन सब्ट्रैक्ट होंगे, इस टाइप से चलता हुआ जा रहा है अप टू 3/2 तक बचेगा। और इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब π/2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अपने पास क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। अब देखो याद क्या रखना है, लिमिट 0 से लेके π/2 ही होनी चाहिए। लिमिट चेंज हुई तो आप ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जब तक ये लिमिट 0 से लेके π/2 हो तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो 0 से लेके π/2 sin की पावर 7x dx, ये आंसर आ गया। तो n इक्वल्स टू 7 है, मतलब π/2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 7, 7 - 1 6 होगा, 6 - 1 5, 4, 3, 2 है ना। तो यहाँ पे 2/3 बचेगा लास्ट में, 3/2 नहीं बचेगा, ठीक है। तो बस यही आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर लिख लेना। एक और एग्जांपल देखो, अगर ऐसा होता 0 से लेके π/2 cos की पावर 8x dx, ऐसा क्वेश्चन आ जाता। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करने बैठो ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा cos की पावर 8x को, ठीक है। तो बढ़िया है अगर ये फॉर्मूला या फिर ये मेथड आपको अच्छे से आता है, या फिर लिमिट हट भी गई ना तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। फिर 0 से लेके π/2 लिमिट नहीं हुई तो सोचो कि कितना हार्ड होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। हार्ड तो नहीं है, बाकी लेंथी काफ़ी ज़्यादा है, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 - 1 7, 7 - 1 6, 5, 4, 3, 2, 1 इंटू n इक्वल्स टू इवन है तो π/2 लास्ट में आएगा। इन सभी को मल्टीप्लाई करके π/2 से मल्टीप्लाई कर देना, वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो ये तो था अपना केस 1 वाले इस फॉर्मूला का। अब जो केस 2 है ना, उसमें क्या होता है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। केस 2 क्या है, जब इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन की पावर nx cos की पावर mx dx ऐसा हो, तो जहां पे n और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर -1, 1 से बड़े नेचुरल नंबर होने चाहिए कोई भी। तो सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, देखो तो सॉल्व करने के लिए सीधा आंसर होगा यहाँ पे n माइनस है ना, पहले n से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-1, n-3 ऑड नंबर्स में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, n-5 डैश 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 अप टू 2 और 1, जब तक 2 या फिर 1 नहीं बच जाता। ये पहला ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब ऐसा कैसा m के साथ करो, m-1, m-3, m-5 अप टू 2 और 1, जब तक 2 और 1 नहीं बच जाता, अपॉन m प्लस n, फिर m प्लस n -2, m प्लस n -4 है ना। नीचे से अपन को क्या करना है, ऑड नंबर इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। पहले 0 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 4 सब्ट्रैक्ट किया, इस टाइप से अप टू जब तक 2 या फिर 1 नहीं बच जाता, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो गया है ना। अब इंटू के, इंटू एक कांस्टेंट है यहाँ पे k, इंटू ये जो नंबर है इससे, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, k से। अब k की वैल्यू क्या है, वही k की वैल्यू π/2 होगी जब n बराबर m बराबर क्या हो, इवन। जब दोनों इवन होंगे ना तभी n k की वैल्यू क्या होगी, π/2, और k की जगह 1 पुट करना है जब दोनों में से एक भी ऑड हो या फिर दोनों ऑड हो। बोथ ऑड और 1 ऑड, दोनों में से एक ऑड हो या फिर दोनों ऑड हो, दोनों में से कोई भी ऑड हो तो उस केस में k इक्वल्स टू क्या पुट करना है, 1, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आया होगा। देखो इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये है काफी इजी अगर आपने याद किया हुआ है तो। अब देखो मिस्टेक कहाँ होती है, ऊपर वाले में तो मिस्टेक ये होती है कि लिमिट देखे बिना बच्चे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आगे कुछ प्रॉपर्टीज आएगी जिसमें अपन लिमिट को चेंज करेंगे। तो अगर पहले π/2 लिमिट नहीं है ना तो अपन को π/2 लिमिट बनानी है, उसके बाद वो अप्लाई करना है। तो पहले वाले में तो इतनी मिस्टेक नहीं होती है, बस वो
पाई बाय 2 इवन में मल्टीप्लाई करना है, ऑड में नहीं, वो वाली मिस्टेक का ध्यान रखना। बट यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है, यहाँ पे देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें जनरल मिस्टेक मैंने देखी है स्टूडेंट की, वो ये m+n नहीं लिखते, वो ये लिखना भूल जाते हैं, सीधा m+n-2 से स्टार्ट करते हैं, तो बस वो हो गया गलत, फिर तो आंसर गलत ही आएगा। जैसे देखो क्वेश्चन हुआ इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, साइन की पावर 6x इंटू कॉस की पावर 8x हो गया dx। ठीक है, तो पहले तो 6 के साथ ऑड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 - 1, 6 - 3, 6 - 5, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता क्योंकि फिर तो माइनस में आंसर आएगा। सिमिलर केस किसके साथ करो, 8 के साथ, तो 8 - 1, 8 - 3, 8 - 5 और 8 - 7, इससे आगे नहीं जा सकते, फिर तो माइनस में आएगा, 8 - 9। नीचे क्या होगा, m+n, तो 6 + 8 कितना हुआ, 14, तो यहाँ पे पहले 14 लिखोगे आप, फिर 14 - 1 लिखना है, 14 - 2 करना है, इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेसिक मिस्टेक क्या होती है, बच्चे ये 14 लिखना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना, भूले नहीं, ऐसे एरो करके लिख लेना। और यहाँ पे 14 - 4, 14 - 6, 14 - 8, 14 - 8 के बाद 10, 14 - 12 तक होगा, है ना। 14 - 14 तो लिखेंगे नहीं, फिर तो क्या है, वो 0 हो जाएगा। अब देखो 6 और 8 कितना हो गया, दोनों इवन है, तो ये जो आंसर है ना, ये जो बेसिक सी कैलकुलेशन है, ये ब्रैकेट आप खुद सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लेना, इंटू पाई बाय 2 लास्ट में कर देना, वही अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी आ गया आपको समझ में। एक ऑड वाला आंसर क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, साइन की पावर 5x इंटू कॉस क्यूब x dx। दोनों ऑड हो या फिर दोनों में से एक ऑड हो तो भी k की जगह पाई बाय 2 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। दोनों इवन होंगे ना, उसी केस में पाई बाय 2 आएगा। तो इसमें क्या होगा, 5 - 1, 5 - 3, 5 - 5 तो मैं कर नहीं सकता, तो ये हो गया। 3 - 1, 3 - 3 तो मैं करूंगा नहीं, तो 0 हो जाएगा, तो ये भी हो गया। नीचे 5 + 3 कितना हुआ, 8, 8 - 2, 8 - 4, 8 - 6, 8 - 6 हो गया। 8 - 8 तो अपन करेंगे नहीं, एक ऑड है या दोनों ही ऑड है यहाँ पे, तो इंटू 1 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये सॉल्व कर लेना, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो 5 - 1 इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, 5 - 1 4 इंटू 2 अपॉन 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, तो यहाँ पे ये 4 2 से 4 2 कैंसिल आउट हुआ है, 2 से कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स, 1 अपॉन 8 3 जा 24 आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल है काफी वाली जो फॉर्मूला है। 2 केस थे, दोनों केस आपको समझ आए होंगे क्या हुआ। पहले वाला केस जो है उसमें तो n इंटू n - 1 वही वाला केस है, दूसरे वाला केस भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। दोनों केस ध्यान रखना, इस पे बेस्ड कभी क्वेश्चन आएगा और आते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड। अब देखो डायरेक्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी ऐसा रहेगा कुछ एक क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करते करते लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जाके अपन यहाँ पे आके अटक गए, 0 से लेके पाई बाय 4, है ना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और क्या आ गया, cos की पावर 0 से लेके पाई बाय 2 cos की पावर 4x dx। अब अगर आपको वालिस थ्योरम पता है ना, तो इसका आंसर काफी आसानी से आ जाएगा। बट अगर वालिस थ्योरम पता नहीं है, फिर तो आपको फिर से ज्यादा टाइम लगेगा, जितना इस क्वेश्चन को यहाँ तक लाने में लगा होगा ना, उससे ज्यादा लग जाएगा। अब वालिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 2 1 इवन है तो पाई बाय 2, बस ये आ गया सीधा आंसर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो वालिस थ्योरम है और जो बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन है आपको समझ आया होगा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां से अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।